फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक सेंटर्स। मैं प्रतीक आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज बहुत दिनों बाद वीडियो डल रहा है। आप लोगों के लिए अच्छा मटेरियल लाना है तो कुछ टाइम भी लग सकता है, इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड ना करें। तो आज हम आपको ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ऑर्डिनल अप्रोच के ये कहाँ से आया, टॉप मतलब जो इसकी शुरुआत है कहाँ से हुई, और इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम लोगों को प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, आज हम सारा का सारा इसके बारे में एनालिसिस करेंगे। आज इंडिफरेंस कर्व जो हमको पढ़ाया जाता है या हमारी बुक्स में अवेलेबल है, बहुत थोड़ा मटेरियल अवेलेबल है। हम आपको कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल करवाने का, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, और मे भी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से आज इस वाले चैप्टर को पढ़ना। आप लोगों के लिए काफ़ी मटेरियल इकट्ठा करके लाया हूँ। देखिए, कार्डिनल अप्रोच चल रही थी। कार्डिनल अप्रोच में कमियां थी कुछ। कार्डिनल अप्रोच में कमियां क्या थी? कार्डिनल अप्रोच में क्या है कि जो यूटिलिटी है उसको मनी टर्म में मेजर कर लिया गया था। फिर दूसरी उसके अंदर कमी क्या आ रही थी कार्डिनल अप्रोच के अंदर, कि कार्डिनल अप्रोच क्या थी कि हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को उसमें कांस्टेंट मान लिया गया था। इन कमियों के चलते ऑर्डिनल अप्रोच डेवलप की जानी चालू हुई। देखिए, सबसे पहले इस ऑर्डिनल अप्रोच का जो विचार था ये 1906 में स्टार्ट हुआ विचार आना, ये जिसमें पैरेटो, एजबर्थ और इसके अलावा फिशर, है ना, इन लोगों ने क्या किया इन लोगों ने कहा कि ये जो दोनों ही अजम्पशंस हैं, दोनों अजम्पशन कौन कौन सी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट एंड यूटिलिटी कुड बी मेजरेबल इन मनी टर्म। ये दोनों ही क्या है? अवास्तविक है, नॉन रियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए इन लोगों ने ये कहा यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल फिनोमेना। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? एक साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो हम कोई भी साइकोलॉजी होती है ना, उसको मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, ये इनका कहना था। दूसरी बात इन्होंने फिर इसके बाद इनको ये डेवलप करने चालू किया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी इन्होंने कांस्टेंट नहीं लिया, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन सब ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है। ध्यान रख लेना, ये भी इस चीज को मानते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशन मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होती है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ यूटिलिटी, जो फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, तो इसको ये मानते हैं। लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ये एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, उसके बाद ई स्लट्सकी हैं, इन्होंने 1950 में अपने लेख के अंदर इसको एक्सप्लेन किया ऑर्डिनल अप्रोच को, है ना, अपने डिमांड कर्व बनाने में, इन चीज़ों में, इसमें इसको एक्सप्लेन किया स्लट्सकी ने। फिर जो जे.आर. हिक्स हैं, जे.आर. हिक्स की कहानी थोड़ी सी ऐसी है। इनका 1904 में इनका जन्म हुआ, और 1904 में जन्म हुआ, उसके बाद 1928 के आसपास ये लियोनेल के संपर्क में आ गए। फिर लियोनेल के जो एसोसिएट्स थे, जैसे आपको नाम बताएं हम, 1928 में लियोनेल के संपर्क में आए। उनके जो एसोसिएट्स हैं, जैसे उनके एसोसिएट्स में नाम आते हैं आपके ए.पी. लर्नर, अब्बा पी. लर्नर का नाम आता है। फिर उसके अलावा नाम आता है इनका, क्या नाम से, आपके उर्सुला वेब, उनका नाम आता है। आर.जी.डी. एलन का नाम आता है ना। इस तरीके के कई इकोनॉमिस्ट थे, जैसे निकोलस काल्डोर का नाम आता है। इन सब के संपर्क में रहे, और इन सब के संपर्क में रहते इन्होंने अपना रिसर्च वर्क आगे बढ़ाया। और आर.जी.डी. एलन के साथ मिलकर के इन्होंने एक लेख लिखा। किसके साथ मिलके? आर.जी.डी. एलन के साथ मिलके 1928 में एक लेख लिखा इन्होंने, ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। उसके अंदर इन्होंने इसको शामिल किया कि भैया ऑर्डिनल अप्रोच को स्टार्ट किया समझाना। और इसकी जो आपको विस्तृत व्याख्या मिलेगी ऑर्डिनल अप्रोच की, वो विस्तृत व्याख्या मिलती है 1939 के इनके लेख है, वैल्यू एंड कैपिटल इनकी बुक है।
है ना, 1939 में इनकी बुक है वैल्यू एंड कैपिटल। और इससे ही पहले जब ये 1928 में ये आ गया था, उर्सुला वेब के साथ इनका काम करते 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 1935 में उर्सुला वेब के साथ इन्होंने अपना विवाह रचाया और शादी की उनके साथ। और बाद में हमें उर्सुला वेब का जो नाम है, हमें जब अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं तो उर्सुला वेब का नाम उर्सुला हिक्स आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि JRX से इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो 1935 से में शादी हुई, उसके बाद ये आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ पर इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया 1938 तक। 1939 में इनकी बुक आई वैल्यू एंड कैपिटल, उसमें इन्होंने इस ऑर्डिनल अप्रोच को डिटेल से समझाया है। ठीक है ना। अब देखिए इसके अंदर क्या चीजें समझाई गई भाई। देखिए पहली बात तो यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना। यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसे मनी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, ये क्या करते थे, ये यूं कहते थे कि हम मनी टर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम केवल ऑर्डर बेस्ड है ये सारी थ्योरी। ऑर्डर बेस्ड थ्योरी क्या है, देखिए हम ऑर्डर दे सकते हैं, ऑर्डर मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम ये तो कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, सेकंड नंबर पे मेरे को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि सेब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे को जो बनाना है वो थोड़ा कम अच्छा लगता है ना। मैं इस तरीके से रैंकिंग दे सकता हूँ और कंपैरेटिवली जो ऑरेंज है मेरे को बहुत कम अच्छा लगता है उनके कंपैरिजन में। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं रैंकिंग दे सकता हूं कि कौन सी चीज मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी चीज मेरे को कम पसंद है। लेकिन कितने रुपए के बराबर पसंद है ये चीज हम मेजर नहीं कर सकते। ये चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी बुक वैल्यू एंड कैपिटल में 1939 में। इन्होंने ये समझाया कि मार्शल ने क्या किया था कि हमारे के जैसे सिंगल कमोडिटी केस की बात करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने बात की टू कमोडिटी केस की। कितने की बात की इन्होंने, टू कमोडिटी केस की बात की। टू कमोडिटी केस की बात करता है, ठीक है ना। तो ये टू कमोडिटी केस की बात करते हैं और टू कमोडिटी केस में ये कहते हैं कि भैया जो भी है आपके कम से कम दो कमोडिटीज तो कंज्यूम करता ही है एक उपभोक्ता। और टू कमोडिटी केस के अंदर इन्होंने सारी थ्योरी डेवलप की है। देखिए इस थ्योरी के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, उन अजम्पशंस को हम लेकर के चलते हैं। स्टार्टिंग में क्या हैं ये अजम्पशंस, देखिए ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पूरा का पूरा कहलाता है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में ये जो अजम्पशंस हैं, पहले हम सारी सारी अजम्पशंस देखेंगे। इन्होंने हमारा जो इक्विलिब्रियम बताया, इक्विलिब्रियम के अंदर इन्होंने तीन चीजों के माध्यम से इक्विलिब्रियम बताया है। एक है इंडिफरेंस कर्व, एक है बजट लाइन, और इन दोनों का मिक्सअप जो कॉम्बिनेशन है उसके माध्यम से हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे पा सकते हैं वो हमारे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताया गया। और इसमें कहीं इन्होंने इस चीज की जरूरत महसूस नहीं की कि हम यूटिलिटी को मनी टर्म में मेजर करें। तो इनकी जो मान्यताएं थी कुछ रियलिस्टिक थी बजाय कार्डिनल अप्रोच वालों के। लेकिन हमें लास्ट में देखने को क्या मिला कि इन्होंने जो इतना सारा कंक्लूजन निकाला, पूरी थ्योरी डेवलप की, और लास्ट में जो रिजल्ट निकाल के इन्होंने हमारे सामने पेश किया वो रिजल्ट वो ही था जो कि कार्डिनल अप्रोच का रिजल्ट था। तो इसीलिए कई बार क्या आपको बुक में इसके लिए एक कोटेशन आती है, ओल्ड वाइन इन दी न्यू बोतल। क्या कोटेशन आती है ऑर्डिनल अप्रोच के लिए, ओल्ड वाइन इन दी न्यू बोतल, है ना, नई बोतल में पुरानी शराब। कि इन्होंने नई एक जो पुरानी थ्योरी थी उसी को नए तरीके से हमारे सामने पेश कर दिया, इससे ज्यादा इन्होंने कुछ किया नहीं। देखिए खैर इसकी थ्योरी हम पढ़ते हैं पूरा, हम इसकी देखते हैं अजम्पशंस क्या क्या हैं। पहला है कंज्यूमर इज ए रेशनल पर्सन। वहां पर भी हम इस चीज को लेकर के चल रहे थे, कंज्यूमर सोच समझ करके पैसा खर्च करने वाला है, उसको ये पता है कि क्या चीज उसे अच्छी लगती है क्या नहीं लगती। हम यहाँ पर दो कमोडिटी केस ले रहे हैं कि एक्स और वाई दो वस्तुएं हैं, दो कमोडिटीज हैं, उनके बिहाफ पे हम सारा एनालिसिस करेंगे। तीसरी बात इन्होंने ली, द कंज्यूमर हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। कि बाजार की सारी जो कमोडिटीज हैं उनकी जो भी प्राइसेस हैं उसके बारे में कंज्यूमर को पूरी जानकारी है। फिर चौथी चीज आती है, प्राइसेस ऑफ गुड्स आर गिवन। सारी जो कमोडिटीज है उनकी प्राइसेस क्या है, गिवन है, दी हुई है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है।
देखिए उसके बाद वही वाली बात, ये कुछ अजम्पशंस ऐसी हैं जो कार्डिनल अप्रोच की भी यही की गई थी और इसके बाद इनकी भी अजम्पशन यही की गई हैं। देखिए कंज्यूमर्स का टेस्ट हो गया, हैबिट हो गया, इनकम रिमेन्स कांस्टेंट हो गया, है ना। ये सारी की सारी जो चीजें थी ये सारी की सारी क्या रहेंगी इसमें कांस्टेंट पूरे एनालिसिस के दौरान, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि अगर किसी कंज्यूमर को ज्यादा कंज्यूम करने को मिलता है, ही प्रेफर्स मोर ऑफ एक्स का अगर उसे ज्यादा कंज्यूम करना है तो उसे वाई की कोई ना कोई कमोडिटी, वाई की कुछ ना कुछ यूनिट्स उसको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर वो वाई की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहता है तो उसकी एक्स की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, है ना। तो अगर मेरे को एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करनी है तो दूसरी कमोडिटी को मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रह सके। क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं ना इंडिफरेंस कर्व की, तो इसमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक्स की कंजम्पशन बढ़ाना चाहता हूं तो वाई की कंजम्पशन को मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर वाई का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता हूं तो एक्स का कंजम्पशन मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि एक का कंजम्पशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दूसरे के कंजम्पशन में होने वाली कमी के सेटिस्फेक्शन से वो कंपनसेट हो सके, और ओवरऑल हमारा जो दोनों कमोडिटीज से मिलने वाला कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन दोनों कमोडिटीज का मिला करके वो सेम का सेम बना रहे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, अगर एक यूनिट बढ़ाना चाहता हूं एक कमोडिटी की तो दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। देखिए उसके बाद क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली इंक्लाइंड स्लोप डाउनवर्ड, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। क्यों होता है नेगेटिवली स्लोप्ड, हमने अभी जस्ट आपको पिछली अजम्पशन में बताया कि जैसे जैसे मेरे को एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा दूसरी यूनिट का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखिए बात समझिए, होता क्या है, मैं इतना कंजम्पशन एक्स का वाई का कर रहा हूं, इतना एक्स का कर रहा हूं। अगर मेरे को वाई का कंजम्पशन क्या करना है, वो एक्स का बढ़ाना है तो वाई का कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, मेरे को कम करना पड़ेगा। एक्स का बढ़ाना है तो वाई का क्या करना पड़ेगा, कम। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स आते हैं इनको मिलाते हैं तो यहां पर ये कैसा स्लोप बनता है, नेगेटिव। क्योंकि अगर एक को आपको बढ़ाना है तो दूसरे को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहले के कंपैरिजन में क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और इसको आपने क्या करा है, बढ़ाया है। तो ये कहलाता है इनवर्स रिलेशन, जब एक की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़े। इसे क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है ना, नेगेटिवली डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ये इसकी वजह से हो जाता है। देखिए उसके बाद क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाने सिखाए थे, स्टार्टिंग वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैंने आपको डायग्राम बनाने सिखाए थे। तब मैंने आपको बताया था अगर किसी के अंदर रेट ऑफ चेंज डिक्रीजिंग है, कैसी है रेट ऑफ चेंज, डिक्रीजिंग है, तो कर्व कॉन्वेक्स होगा। अब देखिए यहां पर हमने पढ़ा इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। और दूसरी चीज बात आ रही है कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, हमेशा कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होगा। इसका मतलब इसमें जो रेट ऑफ चेंज आने वाली है वो कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। उसे अभी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बाकी ये अजम्पशंस हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी अजम्पशन आती है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होती है इसके अंदर भी, ठीक है ना, उसके बिगैर काम नहीं होगा। फिर उसके बाद 10th अजम्पशन क्या आती है, द कंज्यूमर अरेंजेस द टू गुड्स इन ए स्केल ऑफ प्रेफरेंस विच मीन्स दैट ही हैज बोथ प्रेफरेंस एंड इंडिफरेंस फॉर द गुड्स। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए कि एक जो कंज्यूमर है वो अपनी गुड्स को इस तरीके, दो गुड्स को इस तरीके से स्केल पे, मतलब उसको स्केल पे इस तरीके से लेता है, इस तरीके से उनको एक्सप्लेन कर रखा है कि उसको पता है कि उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी चीज़ उसको कम अच्छी लगती है, उसको ये चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज है। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों को उसको ये भी ध्यान रखना है कि दो कमोडिटीज़ के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऐसे होने चाहिए जिनसे उसको जो सेटिस्फेक्शन हो उसका क्या रहे,
उनमें सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल में कोई चेंज नहीं आए, वो अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बीच में इंडिफरेंट रहे। ये चीज उसको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात उसको क्या ध्यान रखना है कि उसके जो प्रेफरेंसेस हैं, कौन सी चीज उसे ज्यादा अच्छी लगती है, किसको उसने फर्स्ट ऑर्डर किया है, किसको उसने सेकंड ऑर्डर दिया है ना। देखिए ध्यान रखिए, ये थोड़ा सा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड हम थ्योरी मान सकते हैं कि अगर इसमें अभी आपके कंसिस्टेंसी टेस्ट आ जाता है कि अगर मैंने कह दिया कि मेरे को एप्पल बनाना से ज्यादा अच्छा लगता है, या ए कॉम्बिनेशन मेरे को बी मतलब बी कॉम्बिनेशन से ज्यादा अच्छा लगता है, तो बी जो कॉम्बिनेशन है वो ए कॉम्बिनेशन से अच्छा नहीं, सॉरी एक बार, अगर मैंने ये कह दिया कि मेरे को एप्पल बनाना से ज्यादा अच्छा लगता है, तो बनाना कभी एप्पल से ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। ये कहलाता है आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। क्या कहलाता है ये आपका कंसिस्टेंसी टेस्ट। यही जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, दिस इज टू टर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? टू टर्म टेस्ट होता है। दूसरा होता है ट्रांजिटिविटी टेस्ट, ये होता है थ्री टर्म टेस्ट। थ्री टर्म टेस्ट। देखिए अब मैं कह रहा हूं कि एप्पल मेरे को बनाना से ज्यादा अच्छा लगता है और बनाना मेरे को ऑरेंज से ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम ये कह सकते हैं मेरे को एप्पल ऑरेंज से ज्यादा अच्छा लगेगा। ए मेरे को बी से ज्यादा अच्छा लगता है और बी मेरे को सी से ज्यादा अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली ए सी से ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सी ए से अच्छा हो जाए। तो ये आपके कहलाते हैं ट्रांजिटिविटी टेस्ट। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड है ना। ये 12 नंबर की अजम्पशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। देखिए इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इंडिफरेंस कर्व क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, देखिए, जिस पर एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखिए मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो है एप्पल और एक है बनाना। एप्पल को मैंने एक्स मान लिया और बनाना को मैंने वाई मान लिया। तो देखिएगा मैंने ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी ले लिए। एप्पल की 1 2 3 4 यूनिट्स में एप्पल की बढ़ा रहा हूं, तो स्टार्टिंग में एक एप्पल और 10 बनाना 10 बनाना से उतना ही मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जितनी 2 एप्पल और 6 बनाना से। इतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था इस कॉम्बिनेशन से भी जितना मेरे को 3 एप्पल और 3 बनाना से मिल रहा था। उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा था जितना 4 एप्पल और 1 बनाना से। अब देखिए यहां पर हमने आपको पढ़ाया था कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो रेट ऑफ चेंज होती है वो कैसी होती है? डिक्रीजिंग होती है। तो रेट ऑफ चेंज देखिए क्या है यहां पर, रेट ऑफ चेंज क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? डेल्टा वाई रेशो डेल्टा एक्स। अब देखिए ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, इन सभी कॉम्बिनेशंस पे क्या है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। यहां पर इन सारे कॉम्बिनेशन से हमको ए बी सी डी सबसे क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब देखिए मैं यहां पर बात करता हूं रेट ऑफ चेंज निकालना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालना। तो देखिए 6 माइनस 10 रेशो 2 माइनस 1, तो कितना आया? -4:1। फिर देखिए 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 यहां पर लिखा। रेशो डेल्टा एक्स कितना है? 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 लिखा, दैट इज -3:1। सेम इसी तरीके से हमने क्या किया? डेल्टा वाई कितना है हमारे पास? 1 माइनस 3। देखिए फॉर्मूला लिख रखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई देखेंगे 1 माइनस 3 रेशो 4 माइनस 3 डेल्टा एक्स, दिस इज इक्वल टू -2:1। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि एप्पल की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए पहले मैं बनाना की 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार था। देखिए नेगेटिव रिलेशन जो है ना, ये क्या है कि एक तरीके से केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है ना। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब इसमें कोई मीनिंग ना लिया जाए, क्योंकि क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। माइनस का मतलब है कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं और प्लस का मतलब है कि मैं गेन कर रहा हूं। सीधी सी बात, इस चीज को लीजिए। तो 1 यूनिट एप्पल की, ये +1 है ना, 1 यूनिट एप्पल की पाने के लिए मैंने 4 यूनिट बनाना की सैक्रिफाइस किए। पहले 4 यूनिट सैक्रिफाइस की, फिर 3 यूनिट सैक्रिफाइस की, फिर 2 यूनिट सैक्रिफाइस की। इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा है? डिक्रीजिंग है। इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीजिंग होने की वजह से ही
आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, इससे ही स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोला जाता है। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई, MRS एक्स वाई, इसका मतलब क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ऑफ एक्स फॉर वाई, कि x की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए y की सेक्रीफाइस की गई क्वांटिटी, दैट इज MRS एक्स वाई, है ना। x की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए y की त्यागी गई मात्रा MRS एक्स वाई। और इसी तरीके से देखिए इस चीज को हम थोड़ा सा और डिटेल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने आपको यहां पर बताया दो कॉन्सेप्ट चलते हैं यहां पर, देखिएगा MRS एक्स वाई दैट इज इक्वल टू MUX अपॉन MUY फॉर्मूला होता है। MRS एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, MUX अपॉन MUY। MUX का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा एक्स, और MUY का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा वाई। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला आपको बताया था, डेल्टा TU अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। अब यहाँ x की यूनिट है तो इसलिए डेल्टा x, और यहाँ y की यूनिट है इसलिए y डेल्टा y। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाली यूनिट एज इट इज आ गई, और नीचे वाली जो है डेल्टा TU अपॉन डेल्टा वाई, ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा TU। डेल्टा TU से डेल्टा TU क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखिए हाउ मच यूनिट्स ऑफ वाई सैक्रिफाइस टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ऑफ एक्स फॉर वाई। एक्स की वाई के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या चीज को बताती है। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया था कि सैक्रिफाइस ऑफ वाई कॉमोडिटी, सैक्रिफाइस यूनिट्स ऑफ वाई कॉमोडिटी टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कॉमोडिटी, वन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब एक्स की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए, देखिए मैंने आपको बताया था जब भी हम नीचे वाले चेंज की बात करेंगे, नीचे वाले चेंज की हम बात करेंगे तो ये दैट इज एडिशनल यूनिट चेंज। कौन सा चेंज होता है, एडिशनल यूनिट चेंज की बात करते हैं और किसी चेंज की बात नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो x की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए y की जो हमने सैक्रिफाइस की है क्वांटिटी, सैक्रिफाइस किए यूनिट्स, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स ऑफ एक्स फॉर वाई। इसी तरीके से हम लेके चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है MRS/YX। MRS/YX क्या होता है, देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ y फॉर x। MRS/YX का फॉर्मूला क्या होता है, MUY अपॉन MUX। देखिए XY था, यहाँ YX है, XY में X ऊपर है y नीचे, MUX ऊपर है MUY नीचे है। MRS/YX में जो पहले आएगा वो ऊपर होगा, जो बाद में आएगा वो नीचे होगा। MRS/YX में क्या होगा, MUY अपॉन MUX। इसको सॉल्व किया MUY को डेल्टा TU अपॉन डेल्टा वाई, और नीचे MUX को सॉल्व करेंगे दैट इज डेल्टा TU अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा TU अपॉन डेल्टा वाई को हमने एज इट इज लिखा, और यहां पर ये चीज क्या हो गई, पलट गई, दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा TU। डेल्टा TU से डेल्टा TU कैंसिल हो जाएगा, एंड दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। देखिए इट शोज यूनिट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑफ एक्स टू गेन वन मोर यूनिट ऑफ वाई, कि एक्स की यूनिट पाने के लिए, है ना, सॉरी y की एक और यूनिट पाने के लिए x की सैक्रिफाइस की गई क्वांटिटी, दैट इज MRS/YX। क्या है वो, MRS/YX। MRS/YX क्या हो गई, x की y की एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए x की त्यागी गई मात्रा, x की सैक्रिफाइस्ड क्वांटिटी, ठीक है, दैट इज MRS/YX। अब इस चीज से हमें ये पता लगता है, देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, MRS/XY लास्ट फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा की बात करें तो XY ये यहां से यूं उठ के यूं ऊपर हो जाता है, y ऊपर x नीचे, जो बाद वाला है वो ऊपर और पहले वाला नीचे। ऐसे ही यहां पर देखिए MRS/YX, तो यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि MRS/XY जो होता है ना 1 अपॉन MRS/YX होगा, एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट हैं। इसका मतलब हम ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कभी कोई पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो MRS/XY इंटू में MRS/YX दैट इज इक्वल टू 1। कई बार क्या हो जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट,
और विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इस तरीके का क्वेश्चन बना के हमारे सामने कुछ भी ऊट पटांग हमारे सामने टर्म्स दे दी जाती हैं। तो ये चीजों को आप याद रखिएगा, MRSXY क्या होती है, MRSYX क्या होती है, और ये वाली टर्म हो सकता है ये तीनों टर्म सही दे रखी हो और हो सकता है एक टर्म आपको घुमाने के लिए कुछ और लिख दी हो। तो इसलिए आपके पास कैसा भी सवाल बन सकता है, इसलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये क्या है, स्लोप, इंडिफरेंस कर्व के MRSXY को हम इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बोलते हैं। देखिए फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए हमने आपको जो टेबल बनवाई थी एप्पल और बनाना वाली, ठीक है ना, उस एप्पल और बनाना वाली टेबल को लेकर के हम यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने गुड्स वाई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये बनाना, और यहाँ पर क्या है हमारे पास गुड्स एक्स, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एप्पल, मतलब 4 एप्पल लिए थे और मैक्सिमम 10 बनाना थे। तो मैंने आपको कहा था 1 एप्पल और 10 बनाना से उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना 2 एप्पल और 6 बनाना से मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है जितना 3 एप्पल और आपके 3 बनाना से मिल रहा है, उतना ही सेटिस्फेक्शन है जितने की 4 एप्पल और 1 बनाना से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। A B C D ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को मिला देंगे तो हमारे पास जो कर्व आता है दैट इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कर्व। कौन सा कर्व होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन कर्व होता है। MRS इज डिमिनिशिंग। MRS देखिए पहले 4 यूनिट सेक्रीफाइस की 1 यूनिट पाने के लिए, अब एक और x की यूनिट पाने के लिए 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, अब एक और यूनिट x की पाने के लिए 2 यूनिट सेक्रीफाइस की है। बात समझ में आ रही है, पहले 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, अब 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, अब 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। अब ये जो यूनिट्स मेरी सेक्रीफाइस में कर रहा हूं ये क्या है, लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है। इसी की वजह से ये क्या है, इंडिफरेंस कर्व कैसा है, ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कैसा है इंडिफरेंस कर्व, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है कि पहले 4 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस की, फिर 2 यूनिट सेक्रीफाइस की, ये डिक्रीजिंग क्यों है, बिकॉज गुड्स आर नॉट परफेक्टली सब्सटीट्यूट। अगर ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होती एक दूसरे की तो केवल एक यूनिट ही सेक्रीफाइस होती और ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व बन जाता। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती तो यहां पर ये जो चेंज है ये 4 3 2 का नहीं होता, 1 1 का चेंज होता और ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। लेकिन क्या है, गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं। इसीलिए पहले आपको 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिर 1 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सॉरी। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी है, डिक्रीजिंग है। और इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिक्रीजिंग होने की वजह से ये इंडिफरेंस कर्व कैसा है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। ये बात ध्यान रखना। देखिए हमने ये आपको समझाया कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ये भी समझ में आता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के डिमिनिशिंग होने की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। ये भी समझ में आता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये गुड्स क्या होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, इस वजह से ये डिमिनिशिंग है। लेकिन फिर भी एक सवाल ये आता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो भी ये डिक्रीजिंग क्यों है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है। तो देखिए इसके पीछे मेन रीजन हम आपको अभी समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, मैंने आपसे बात की एप्पल और बनाना की, ये 2 कमोडिटीज में कंज्यूम कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि 1 एप्पल और 10 बनाना, है ना। अब मैं क्या करता हूं कि मैंने लिए 2 एप्पल, पहले ये ए कॉम्बिनेशन था, ये बी कॉम्बिनेशन है, 2 एप्पल लिए। अब जैसे ही मैंने एक एप्पल और मैंने बढ़ाया कंजम्पशन में, +1 किया, तो डेफिनेटली जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये पहले की कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि मेरे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसकी यूनिट्स बढ़ाऊंगा तो इसकी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। पहले तो हमने क्या किया, इसको 4 से कम कर दिया, 4 से कम किया, कितना आया ये 6 यूनिट, 2 और ये 6। अब यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी थी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगी, अब मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए यहां क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, यहां पर क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज। सेक्रीफाइस कर रहा हूं भैया, यूनिट्स कम मिलेंगी तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। कंजम्पशन और मार्जिनल यूटिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, ये हमें पता है।
हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना, वो आपके इंडिफरेंस कर्व ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट करके चलते हैं कि हाँ जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। कितनी कम होगी, किस रेट से कम होगी, इसका जवाब इनके पास भी नहीं था। तो ये यूनिट्स के विषय में हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे जैसे हमने एडिशनल यूनिट इसकी कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी, मैं पहले एक और एप्पल पाने के लिए, क्योंकि एप्पल प्रीशियस है, एक और एप्पल पाने के लिए मैं पहले 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो डेफिनेटली बनाना की मेरे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। पहले 10 बनाना थे भैया, हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो हमें उस चीज़ की परवाह, इंटेंसिटी जो हमारी चाह होती है उस चीज़ के लिए कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी हमारे पास कम होने लग जाती है उसके लिए हमारी चाह भी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। और जिस चीज़ की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ती जाती है उसकी चाह हमारे पास, उसको पाने की इच्छा हमारे लिए क्या हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है। देखिए हम लोगों के पास कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से कोई चीज़ लेके आते हैं, अब घर में हमारे पास कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई तो हमें क्या होता है, उसको चीज़ को बार बार हम बोर हो जाते हैं उसको खा करके। और जो चीज़ हमें कम अच्छी लगती थी भले ही, लेकिन वो चीज़ घर में नहीं है तो उसकी कमी महसूस होती है और हम उससे बाजार में उस चीज़ को लेने के लिए चले जाते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में है उसके लिए आपकी इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए आप ज़्यादा यूनिट छोड़ने के लिए स्टार्टिंग में तैयार हो जाते हो। लेकिन जो चीज़ हमारे पास कम क्वांटिटी में है उसकी इंटेंसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है ना। इंटेंसिटी इसमें 10 बनाना के लिए तो इंटेंसिटी क्या थी, कम थी, इसलिए ज़्यादा यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। इसकी 1 यूनिट पाने के लिए बहुत ज़्यादा 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए सी कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि एप्पल की मैंने 1 यूनिट और बढ़ानी चाहिए, 3 यूनिट पे लेके आया। तो भैया क्योंकि मेरी बनाना की इंटेंसिटी क्योंकि बढ़ चुकी है, क्योंकि मैं पहले यूनिट सेक्रीफाइस कर चुका हूं, तो बनाना की इंटेंसिटी क्या होगी मेरे लिए, पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ चुकी है। तो पहले के कंपैरिजन में मैं कम यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो रहा हूं। पहले मैंने कितनी यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो गया, 4 यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब की बार कितनी यूनिट छोड़ने के लिए तैयार हुआ, 3 यूनिट ही छोड़ने के लिए तैयार हुआ। क्यों तैयार हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट बनाना ये एप्पल की बढ़ा रहा हूं, मेरी एप्पल के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, और जो बनाना के लिए जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंपैरेटिवली बढ़ती जा रही है। डी कॉम्बिनेशन में आते आते देखेंगे कि एक और एप्पल की यूनिट पाने के लिए, है ना, मैं 4 यूनिट इसके एप्पल की करना चाहता हूं, तो मैं केवल और केवल 2 ही यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हुआ। क्यों, मेरे को पता है कि भैया इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। एप्पल भले ही कितना भी प्रीशियस हो, 2 यूनिट से ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं की जाएंगी। तो कहाँ तो मैं एक एप्पल के लिए 4 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था, कहाँ अब एक एप्पल के लिए 2 ही यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। इसके लिए जो मेन रीज़न रहा, वो मेन रीज़न क्या था हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास एप्पल से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती चली गई, कम होती चली गई, और बनाना से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई मेरे पास, हर बार बढ़ती चली गई। इसीलिए बार बार में मैं एप्पल की तो क्या होता गया कि एक यूनिट बढ़ाता गया, लेकिन कंपैरेटिवली बनाना की क्या हुई, कम यूनिट्स छोड़ने के लिए मैं राजी हुआ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि एमआरएस डिमिनिशेस बिकॉज लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट्स। क्यों, as we consume more and more units of apple, then marginal utility of apple will be decreased, and we are ready to sacrifice less units compared to previous units, है ना। पहले के कंपैरिजन में कम यूनिट्स में क्या करें, सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होता हूं। क्यों, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी बनाना की क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना इज continuously increasing and marginal utility of apple is continuously decreasing due to additional unit increase in apple, marginal utility is increasing, and due to sacrifice the units of banana, marginal utility of banana is increasing। अब जिस चीज की मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास बढ़ती जा रही है उसके लिए आप डेफिनेटली उसको आप कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो गए, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब उस चीज की जो इंटेंसिटी है मेरे लिए बढ़ रही है।
जैसे जैसे मैं सेक्रीफाइस करता जा रहा हूँ इंटेंसिटी मेरे लिए बढ़ती जा रही है। दिस इज द ये होता है आपका मतलब आपके मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ना, किसी भी चीज़ को पाने की चाह बढ़ना, अपन सिंपल भाषा में बात करें तो, है ना। तो इसीलिए क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, डिक्रीजिंग। जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है, एप्पल की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है, और बनाना की यूनिट्स हमें सेक्रीफाइस करने से बनाना की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी इसके लिए मेरी बढ़ती जाती है। इसलिए हर बार कंपेरेटिवली कम यूनिट सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता हूँ। इसीलिए आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है, डिक्रीजिंग होती है। बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। देखिए एक है ना बीच में एक छोटा सा टॉपिक आता है फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, देखिए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व में एक छोटी सी बात है। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या लेते हैं, यहां लिख दी मैंने गुड्स y और यहां गुड्स x। बहुत सारे जब इंडिफरेंस कर्व को मैं एक साथ शो कर देता हूं, ठीक है ना, दैट इज फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, है ना। इंडिफरेंस मैप बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, इंडिफरेंस मैप। देखिए इस इंडिफरेंस कर्व के कई नाम हैं, 2-3 नाम हैं इंग्लिश में। एक तो हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, नाम ले ही रहे हैं। एक दूसरा हम नाम लेते हैं प्रेफरेंस कर्व, ये भी हम इसके लिए इस्तेमाल में ले लेते हैं। तीसरी बात हम इसको जब हम समझ आते हैं तो इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल ले लेते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व उन कॉम्बिनेशंस को मिलाने वाला कर्व है जहां पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। देखिए ये जो मेरे पास 1 2 3 4 10 6 3 2 ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, ये सारे कॉम्बिनेशंस किसको बताते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताते हैं। किसको बताते हैं, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और ये जो शेड्यूल होता है ना, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस टेबल। क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस टेबल। इस इंडिफरेंस टेबल का ये पूरी की पूरी क्या है, ये इंडिफरेंस टेबल है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी क्या है आपके पास, ये इंडिफरेंस टेबल है। ये इस इंडिफरेंस टेबल को अगर मैं ग्राफ पे प्रेजेंट करूंगा तो इंडिफरेंस कर्व बनेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस टेबल इज इंडिफरेंस कर्व, ये भी बोल सकता हूं। तो ये भी बिल्कुल डेफिनेशन सही है। हम ये जो जितने भी ये सेट हैं 1 10 और 2 6, ये सारे के सारे जो सेट्स हैं ये कहलाते हैं इंडिफरेंट सेट्स। क्या कहलाते हैं ये, इंडिफरेंट सेट्स, इंडिफरेंट सेट्स कहलाते हैं ये। और इंडिफरेंट सेट्स का ये जो आपका पूरा का पूरा शेड्यूल टेबल होती है, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस टेबल। और इंडिफरेंस टेबल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व, जो कि हमने ये बनाया है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया ना, इंडिफरेंस टेबल का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है, इसलिए इसे क्या बोलते थे, इंडिफरेंस कर्व, है ना। क्या बोलते हैं इसे, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, देखिए इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं। इंडिफरेंस कर्व के हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में पहली प्रॉपर्टी क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि एक मेरे को इसकी अगर एक्स की एक यूनिट बनानी है तो वाई की क्या करनी पड़ेगी, यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब वाई की यूनिट्स बढ़ाने, एक्स की यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की यूनिट मेरे को क्या करनी पड़ती है, सैक्रिफाइस। तो कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। इनवर्स रिलेशनशिप हो गया तो कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। दूसरी आती है आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। क्यों होती है, अभी मैंने आपको समझाया, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसी होती है, डिमिनिशिंग होती है, घटती हुई होती है, इस वजह से। तीसरी बात हमने इसके अंदर आती है, हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आपके ऊंचे इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल को बताते हैं। देखिए अब इस चीज को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है ये।
हायर सेटिस्फेक्शन वाली बात समझ लेते हैं। देखिएगा, यहां मैं लेता हूं गुड्स वाई और ये, अब देखिए ये मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है और ये कंपैरेटिवली हायर इंडिफरेंस कर्व है, IC एंड IC1। देखिए इन्होंने भी यूटिल्स वाली बात को तो इन्होंने सही इनको एक्सेप्ट कर लिया था कि यूटिल्स में हम लेते हैं, तो मैं मान लेता हूं कि ये मान लीजिए 100 यूटिल्स का इंडिफरेंस कर्व है और ये 200 यूटिल्स का इंडिफरेंस कर्व है। कितने का है? 200 यूटिल्स का इंडिफरेंस कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व में क्या है, मेरे को ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाऊंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं x की तो OX यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था, y की OY यूनिट कंज्यूम कर रहा था। जैसे ही हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम गए तो क्या हुआ, x की यूनिट कितनी हो गई? OX1। y की यूनिट एज इट इज रही, लेकिन मेरे को कंजम्पशन ज़्यादा करने को मिला x का, तो मेरा क्या होगा, टोटल सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रख लेना, जो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व की हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये आपको ये बताएगा हायर लेवल पे जाओगे हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की बात इंडिफरेंस कर्व ने कभी भी नहीं की। क्या कह रहा हूं मैं? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को ये नहीं बताता, ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन की बात नहीं करता है ये। और 2 कमोडिटी केस की बात करता है, 2 से ज़्यादा कमोडिटी केस की भी बात नहीं करता। ठीक है ना? तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर क्या है हमारे पास, हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाऊंगा तो मेरे को ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने को मिलेंगी, ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने को मिलेंगी तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा। 100 यूटिल्स से कितना हो गया? 200 यूटिल्स। तो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसको बताता है? हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताता है। सीधी सी बात है। देखिए फिर उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है, IC never touch any of the axis। IC कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। देखिए टच करने पर क्या हो जाएगा, हम उस चीज को देखते हैं। देखिए हमें ये तो पता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, 2 कमोडिटी केस को बताता है। कितने को बताता है? 2 कमोडिटी केस को बताता है। अब 2 कमोडिटी केस को बताते बताते अगर सिंगल कमोडिटी केस को बता दे तो क्या ये पॉसिबल है क्या? इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी गलत हो जाती है। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी ऐसी चीज को अलाउ नहीं करेगा जिसमें आप सिंगल कमोडिटी केस की बात करें। इंडिफरेंस कर्व हमेशा किसकी बात करता है? 2 कमोडिटी केस की बात करता है। कैसे? अब मैं मान लीजिए इसको मैं y एक्सेस पे टच करा देता हूं। जहां पर भी इसने y एक्सेस को टच कर लिया तो y की यूनिट तो कितनी हो गई? OY। लेकिन x की यूनिट क्या है यहाँ पर? 0। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 0 और y। 0 यूनिट x की और y यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं केवल सारी की सारी। तो ये क्या है? ये पॉसिबल ही नहीं है इंडिफरेंस कर्व के अंदर। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल होती नहीं है, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस के अगेंस्ट चली गई, इसीलिए इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। इसी तरीके से मान लीजिए x एक्सेस को टच कर जाए तो यहां पर क्या होगा? देखिए y की यूनिट तो क्या हो गई? 0 हो गई। यहां पर y की यूनिट क्या हो गई? 0। और x की यूनिट है तो x की तो कंज्यूम कर रहा हूं लेकिन y है ही नहीं। तो 2 कमोडिटी केस कहां हुआ? अजम्पशन फेल कर दी। तो अजम्पशन फेल कर दी तो इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशन के अगेंस्ट हो गया। तो इसीलिए यहां पर इंडिफरेंस कर्व के अंदर कभी भी कोई भी इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करता। यह बात ध्यान रख लेना। IC में और मे नॉट बी पैरेलल। IC कर्व जो होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए ये हो सकता है कि IC कर्व एक दूसरे के पैरेलल हों और हो सकता है नहीं भी हों। ऐसा भी हो सकता है नहीं भी हों, है ना? तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये क्यों है? देखिए इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहां पर मैं ले रहा हूं गुड्स y और यहां ले रहा हूं मैं गुड्स x। देखिए ये एक सर्किल है। इस सर्किल का ये जो कॉन्वेक्स वाला हिस्सा है ना,
केवल ये हिस्सा इंडिफरेंस कर्व है, ये हिस्सा है इंडिफरेंस कर्व, यहां से लेकर के और यहां तक का हिस्सा। मैथमेटिकली अगर हम डेराइव करने जाएं तो ये पूरा गोला बन जाता है। मैथमेटिकली जो इसकी इक्वेशन बनती है उसके बिहाफ पे क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा गोला, x बराबर a अपॉन bp स्क्वायर, इस तरीके से करके इक्वेशन बनती है। तो उससे पूरा का पूरा ये गोला बन जाता है। बट प्रैक्टिकली जो इसका काम आता है हिस्सा व्यावहारिक रूप में, वो केवल और केवल ये a से और ये b तक का हिस्सा ही काम आता है, कॉन्वेक्स शेप वाला। ये वाला कहीं पर भी हिस्सा हमारे काम नहीं आ रहा। तो किसी भी सर्किल का केवल कौन सा हिस्सा काम आ रहा है, इतना सा। अब वो हिस्सा कैसा भी रखा जा सकता है, ऐसा भी रखा जा सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, और जरूरी नहीं है कि अगर ये क्यों पैरेलल नहीं है तो एक दूसरे को काट ही ले। हो सकता है इसका कॉन्वेक्स हिस्सा यहीं तक ही खत्म हो गया। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि पैरेलल नहीं है और फिर भी ये काट जाए, ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं है कि काटेंगे भी नहीं। ये देखिए हमारी नेक्स्ट है, आई सी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं ना वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है साहब। देखिए काट, अभी एक बार हम कटवा के देखते हैं कि क्या हो जाएगा। अगर काट दिया तो ऐसा बड़ा क्या गुना हो जाएगा। देखिए एक इंडिफरेंस कर्व मैंने ये ले लिया और एक इंडिफरेंस कर्व मैंने ये ले लिया। ये ले लिया IC1 और ये ले लिया IC2। जहां पर इन्होंने कट किया उस पे मैंने पॉइंट ले लिया A, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया B और एक पॉइंट इसी के पैरेलल नीचे ले लिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने C। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं एट IC1 पे बात करें, IC1 पे एक ही इंडिफरेंस कर्व के हर एक पॉइंट पर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A बराबर में C। जितना सेटिस्फेक्शन A पॉइंट पे मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन C पॉइंट पे मिल रहा है। इसी तरीके से एट IC2 पे क्या हो रहा है, A इज इक्वल टू B। जितना सेटिस्फेक्शन A पे मिलेगा उतना ही B पे मिलेगा, क्योंकि दोनों की दोनों किस पे है, IC2 पे है। तो इसका मतलब जब A बराबर C है और A बराबर B है तो B should be equal to C, B C के बराबर होना चाहिए। बट देख क्या रहे हैं हम, B is greater than C, B C से बड़ा है। B is at higher IC than C, B हायर इंडिफरेंस कर्व पे है और C क्या है, लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। तो ये क्या हो गया, अब देखिए यहां पर हमारे पास साफ आ रही है बात कि B हायर इंडिफरेंस कर्व पे है तो B का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा और C का सेटिस्फेक्शन कम होगा। और दूसरी चीज हमारे पास क्या कह रहा है, A बराबर B और A बराबर C, तो B बराबर C होना चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, एक कॉन्ट्रोडिक्शन बन जाता है, विरोधाभास बन जाता है। क्या है ये, कॉन्ट्रोडिक्शन है ना। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं, ये दोनों की दोनों कंडीशन, एक तो ये वाली कंडीशन और एक ये वाली कंडीशन, ये क्या हो गया, एक ये कहलाता है कॉन्ट्रोडिक्शन। अब इस कॉन्ट्रोडिक्शन के कारण से, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रोडिक्शन। इस कॉन्ट्रोडिक्शन के कारण से ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। देखिएगा नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, एक मिनट, देखिए इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, मैंने आपसे कहा ना कि अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स गुड होंगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट एडिशनल पाने के लिए केवल एक ही यूनिट सैक्रिफाइस करेंगे। देखिए परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स होती क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स होती हैं चीनी के बदले में चीनी, चीनी के बदले में चीनी, मैदा के बदले में मैदा, दैट इज परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स। अगर बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, अगर दोनों की दोनों चीजें क्या हैं, सेम टू सेम, और उनकी प्राइसेस में डिफरेंस है, तो होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है। क्या चीज हो जाती है, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। देखिए इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वो कैसा बन जाएगा, ये एक
स्ट्रेट लाइन, या तो वो पूरा का पूरा कंजम्पशन एक्स का करेगा, या तो यहां पर कंज्यूम करेगा, या फिर यहां पर कंज्यूम करेगा। क्यों होता है ऐसा? देखिए इसे समझिए, इसे बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। देखिए एक चीज है 10 चीनी, मान लीजिए एक दुकान पर आ रही है 40 रुपीज पर केजी, और एक दुकान पर आ रही है 38 रुपीज पर केजी। आपको मान लीजिए 5 किलो चीनी चाहिए घर के लिए, या 2 किलो चीनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 किलो चीनी 38 वाली खरीद ले, 1 किलो चीनी 40 वाली खरीदो, ऐसा खरीदोगे क्या? नहीं खरीदेंगे। चीनी हम क्या करेंगे, जो हमें सस्ती दे रहा है हम पूरा का पूरा कंजम्पशन किधर कर देंगे, उसी कॉमोडिटी पे खर्च कर देंगे, क्योंकि चीज़ें क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, रंग रूप आकार प्रकार हर तरीके से दोनों वस्तुएं क्या हैं, बिल्कुल दोनों कॉमोडिटीज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। इसी कारण से ये क्या कहलाता है, ये आपका क्या नाम से इसमें इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन। ये जनरल बिहेवियर में ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन यहां पर इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन, और इसे बोलते हैं कॉर्नर सॉल्यूशन। बिकॉज हर दोनों के दोनों पॉइंट पर क्या है, अगर जो चीज सस्ती हुई कंपैरेटिवली, सारा कंजम्पशन उसका हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा हमारे पास लास्ट आती है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला, इसमें क्या है, एल शेप हो जाता है। देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, एक चीज के बगैर दूसरी चीज पूरी तरीके से बेकार है। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए दुनिया में से पेट्रोल ही खत्म हो जाए, मतलब कच्चा तेल ही खत्म हो जाए, क्रूड ऑयल फिनिश हो जाए पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में से, तो आपकी जो कार है, जो आपके व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, व्हीकल सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ कि कार और ये पेट्रोल एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कार और पेट्रोल क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, कि एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता। बट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि अगर एक चीज नहीं है तो दूसरी चीज बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, दूसरी चीज बेकार है। फॉर एग्जाम्पल आपके जूते हैं, अगर आपका एक जूता खो जाए, क्योंकि जो चीजें जोड़े से मिलती है ना, वो चीजें आपके परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपको जूता मिलता है, वो जोड़े से मिलता है। आप दुकान पे जाएंगे एक जूता नहीं मिलेगा, आप दुकान पे जाएंगे तो 2 जूते एक साथ मिलेंगे। तो यहां पर क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं। जूते जाएंगे, चप्पल लेने जाएंगे, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं शू ऑफ लेफ्ट लेग और शू ऑफ राइट लेग। ठीक है ना? तो देखिएगा यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक जूता तो क्या है, एक जूता तो लेफ्ट लेग का है, एक जूता राइट लेग का है। तो यहां पर मेरे पास एक जोड़ी जूता हो गया, काम आ रहा है। अगर मेरे पास लेफ्ट लेग का एक और जूता आ जाए, 2 जूते हो जाएं या 3 जूते हो जाएं, तो भी ये दोनों जूते क्या हैं, बेकार हैं, क्योंकि ये क्या कहलाएंगे, ये एक जोड़ी जूता ही कहलाएगा। ये यहाँ पर हो गया इस तरीके से। इसी तरीके से देखिएगा, अगर मेरे पास एक और, मेरे पास उल्टा पैर का तो केवल एक ही जूता है, और एक और जूता हो जाए, एक और जूता हो जाए सीधे पैर का, तो भी मेरे पास क्या कहलाएंगे, एक जोड़ी जूते ही कहलाएंगे। अगर मेरे पास एक जोड़ी जूता एक्स्ट्रा आया उल्टे पैर का और एक जोड़ी पैर जूता आया सीधे पैर का, तो मेरे पास 2 जोड़ी जूते हो गए। लेकिन 2 जोड़ी जूते के बाद अगर एक और जूता मेरे पास उल्टे पैर का आ गया, तो वो मेरे लिए क्या है, वेस्ट है। या फिर एक और जूता मेरे पास सीधे पैर का आ गया, तो वो भी मेरे लिए वेस्ट है। तो ये क्या है, शेप कैसी बन जाती है, एल शेप बन जाती है। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो आपका एल शेप बन जाता है। देखिए ये हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है, क्या चलता है इंडिफरेंस कर्व के बारे में आज आपको काफ़ी सारा बताया है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा दैट इज़ बजट लाइन। बजट लाइन में भी हम आपको सारी चीज़ें उसको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताएंगे, और फिर उसके बाद हम लेके चलेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व।
आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए और आप ये तय मानिएगा आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारे को टाइम लग जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे फ़ायदे की चीज़ लेते हैं और आप इस चीज़ की चिंता मत कीजिए। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जुलाई या 15 अगस्त तक आपका माइक्रो ख़त्म करने के बाद हम मैक्रो ले लेंगे। और अगर हमारे पास सब्सक्राइबर 1000 के आसपास हो जाते हैं, क्योंकि हम लाइव क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उस कंडीशन में, तो हम आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस हैं वो आपके लाइव क्लासेस कंटिन्यूटी में लगाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, फर्स्ट ग्रेड के भी अभी वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आपकी लाइव क्लासेस लगानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बोर्ड पे लगानी स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइव क्लासेस, लेकिन उसके लिए पहले हमें उतनी भी मेहनत करनी होगी कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हों। आप लोग भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी मदद कीजिए और हम आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल अवेलेबल करवाते हैं। इसके ख़त्म होते ही आप लोगों की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक मैं अलग से स्टार्ट कर दूंगा। और अगर सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाते हैं, जैसा कि अभी तक आप लोगों ने रेस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया है, तो सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो जाते हैं तो लाइव क्लासेस फर्स्ट ग्रेड की तो चलती ही रहेंगी। ठीक है ना। तो आप लोगों का हमें सहयोग इस तरीके से मिलता रहे, आप लोगों का प्यार इस तरीके से मिलता रहे हम लोगों के लिए, तो यही हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक हिम्मत बनाने वाली बात हो जाती है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा और आप लोग इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा सहयोग देंगे और अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।